Hello students, welcome in my chemistry class. In previous class we do some numericals based on Henry's law. Today we talk about vapor pressure, another new topic of this chapter, that is vapor pressure. ठीक है, तो वेपर प्रेशर स्टार्ट करने से पहले हम जब वेपर प्रेशर पढ़ने जा रहे तो पहले ये पता होना चाहिए कि वेपर किसका बनेगा जिसका कि प्रेशर हमें यहाँ पे पढ़ना है, वेपर प्रेशर. ठीक है, तो वेपर प्रेशर के लिए जरूरी है कि वेपर्स कैसे फॉर्म होंगे. ठीक है, तो बेसिकली हम पहले ऐसे सब्सटेंसेस को सेलेक्ट करें जिनका कि क्या बनता हो, वेपर बनता हो, और वेपर बनेगा जब ही तो उनका क्या होगा, प्रेशर होगा. अगर हम ऐसी कोई चीज ले लें जिसका वेपर ही नहीं बनेगा तो क्या हम उसका प्रेशर फाइंड आउट कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे. तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें यही सोचना है विच टाइप ऑफ सब्सटेंसेस कन्वर्टेड इनटू वेपर्स. ठीक है, तो उसके लिए हम पहले वेपर फॉर्मेशन के लिए सब्सटेंसेस को दो कैटेगरी में क्लासिफाई करते हैं. एक को हम कहते हैं वोलाटाइल कंपोनेंट और एक को हम कहते हैं नॉन वोलाटाइल कंपोनेंट. ध्यान दीजिएगा यहाँ पे कि वोलाटाइल कंपोनेंट्स क्या होते हैं और नॉन वोलाटाइल कंपोनेंट्स क्या होते हैं. आगे के जितने भी टॉपिक आप पढ़ने वाले हैं उन सब पे इस टर्म का, इस टॉपिक का बहुत ही ज्यादा इंपैक्ट होगा, इसलिए इसको समझना बहुत ही जरूरी है. ठीक है, तो समझते हैं क्या होता है वोलाटाइल कंपोनेंट और क्या होता है नॉन वोलाटाइल कंपोनेंट. ठीक है, ऐसे कंपोनेंट्स जो नॉर्मल टेम्परेचर पे या जो नॉर्मल कंडीशन होती है उस कंडीशन पे इवेपोरेट हो जाते हैं, वेपर्स में कन्वर्ट हो जाते हैं, उन कंपोनेंट्स को, उन सब्सटेंसेस को हम कहते हैं वोलाटाइल कंपोनेंट्स. On normal condition, those substances which evaporate are converted into vapors called volatile components. ठीक है, जैसे कुछ एग्जांपल्स हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे. वोलाटाइल कंपोनेंट का एक बहुत सिंपल सा एग्जांपल है आपका आईपीए, आइसोप्रोपाइल एल्कोहल. आइसोप्रोपाइल एल्कोहल जिसको कि हम सैनिटाइजर में यूज करते हैं. ठीक है, आईपीए का यूज कहां पे होता है? सैनिटाइजर में होता है. ठीक है, तो जो आइसोप्रोपाइल एल्कोहल है ये इतना ज्यादा वोलाटाइल होता है कि जैसे ही आप हाथ पे लेंगे तुरंत डिसअपियर हो जाएगा. ठीक है, तो ये मतलब एक आपका वोलाटाइल कंपोनेंट है. नॉर्मल कंडीशन में क्या हो जाता है? वेपर में कन्वर्ट हो जाता है, बिना हीट प्रोवाइड किए ही क्या हो जाएगा? वेपर में कन्वर्ट हो जाएगा. इसी तरीके के कुछ और भी हम एग्जांपल्स यहाँ पे डिस्कस कर सकते हैं, जैसे इथेनॉल है आपका, एसीटोन है आपका, वाटर आप ले सकते हैं, ईथर आप ले सकते हैं, डाइथाइल ईथर जो है आपका. ठीक है, डाइथाइल ईथर ये भी आपका वोलाटाइल कंपोनेंट होता है. तो ये बात तो हो गई वोलाटाइल कंपोनेंट्स, दोज कंपोनेंट्स विच कन्वर्टेड इनटू वेपर्स अंडर नॉर्मल कंडीशन. ठीक है, जरूरी नहीं है कि हम वहां पे टेम्परेचर बढ़ाएं तब वो वेपर में कन्वर्ट हो. नॉर्मल कंडीशन में भी वो वेपर में अगर कन्वर्ट हो सकते तो उन सब्सटेंसेस को हम कहते हैं वोलाटाइल कंपोनेंट. ठीक है, दूसरी बात, वोलाटाइल कंपोनेंट्स में एक चीज और आपको ध्यान रखनी है कि वोलाटाइल कंपोनेंट्स का प्रेशर ज्यादा होता है, प्रेशर हाई होता है और बॉइलिंग पॉइंट कम होता है. क्या होता है? बॉइलिंग पॉइंट कम होता है और प्रेशर क्या होता है? ज्यादा होता है. ठीक है, ये चीज आपको ध्यान रखनी है कि वोलाटाइल कंपोनेंट्स का प्रेशर क्या होगा? ज्यादा होगा और बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा? कम होगा. क्लियर है इतनी बात? इसके बाद हम बात करते हैं नॉन वोलाटाइल कंपोनेंट. अब आपको ये बात क्लियर हो गई होगी और बताने की ज्यादा जरूरत भी नहीं पड़ेगी कि ऐसे कंपोनेंट्स जो नॉर्मल कंडीशन में वेपर में कन्वर्ट नहीं होते हैं उन कंपोनेंट्स को हम कहते हैं नॉन वोलाटाइल कंपोनेंट्स, लाइक शुगर एंड सॉल्ट. शुगर एंड सॉल्ट. अगर आप शुगर और सॉल्ट यहाँ पे हाथ पे रखिए या कहीं पे भी रख लीजिए तो क्या वो अपने आप वेपर में कन्वर्ट हो जाएगा? बिल्कुल नहीं होगा. ठीक है, लेकिन अगर आप वाटर कुछ टाइम के लिए छोड़ दीजिए तो उसके कुछ पार्टिकल्स क्या हो जाएंगे? इवेपोरेट हो जाएंगे. क्लियर है? तो यहाँ पे हमें ये चीज समझनी है
तो शुगर और सॉल्ट आपके नॉन वोलाटाइल के एग्जांपल्स हो गए। और यहाँ पे क्या होता है, प्रेशर कम होता है, प्रेशर क्या होगा, कम होगा, और जो बॉइलिंग पॉइंट है वो इनका हाई होगा। ये चीज ध्यान रख के जाना, जब भी आपको मैं ये चीज करा रहा हूं तो ये दिमाग में रहना चाहिए, बिकॉज जैसे ही हम कोलिगेटिव प्रॉपर्टी स्टार्ट करेंगे उन सब के अंदर इन सब की जरूरत पड़ेगी और तब जाके चीजें आपको ज्यादा क्लियर होंगी। क्लियर है? तो फिर आगे बढ़ते हैं। अब हम वेपर प्रेशर को डिफाइन करेंगे कि वेपर प्रेशर एक्चुअली होता क्या है। तो पहली बात तो हम जब भी वेपर प्रेशर की बात करेंगे तो हम किस टाइप के सब्सटेंसेस की बात करेंगे, हम बात करेंगे वोलाटाइल कंपोनेंट्स की। इज इट क्लियर? तो सबसे पहले हम यहाँ पे डायग्राम के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं। सपोज मान लीजिए ये एक आपका कोई लिक्विड कंटेंट है, जैसे जो भी आप H2O, इथाइल अल्कोहल, जो भी हमने लिखा था आप ले सकते हैं। ठीक है, हमने इसको पिस्टन की हेल्प से यहां पे क्लोज कर दिया। ठीक है, होता क्या है एक्चुअली कि जो भी आपका ये लिक्विड कंटेंट है, अगर ये इवेपोरेट होगा, ठीक है, इवेपोरेट होगा तो उसके जो पार्टिकल्स होंगे, हमने क्लोज कंटेनर लिया, अभी हम पिस्टन नहीं लगा रहे इस पे, हमने क्लोज कंटेनर लिया है, तो जो भी लिक्विड कंटेंट है इसके अंदर वो इवेपोरेट होगा तो उसके वेपर्स इसी के अंदर रहेंगे। अगर आप ओपन रखेंगे तो फिर नहीं होगा। ठीक है, यहाँ पे पार्टिकल्स कलेक्ट होंगे। ठीक है, ये बात ध्यान रखिएगा कि सबसे पहले यहाँ पे जो आपके लिक्विड सब्सटेंस जो भी आपने रखा है वो इवेपोरेट होगा तो वो वेपर्स में कन्वर्ट होगा, तो उसको हम कहते हैं रेट ऑफ इवेपोरेशन, रेट ऑफ इवेपोरेशन, रेट ऑफ इवेपोरेशन। ठीक है, अब क्या हमें करना है, ये तो बात हमें पता चल गई कि इसके अंदर इवेपोरेशन होगा, लेकिन अगर मान लीजिए जिस रेट से ये इवेपोरेट हो रहा है, कुछ देर के बाद इस कंटेनर के अंदर इतने ज्यादा वेपर्स बन जाएंगे, वो वेपर्स आपस में कोलाइड करना क्या करेंगे, स्टार्ट करेंगे। आपने 11th क्लास में लिक्विड स्टेट में ये पढ़ा होगा डेफिनेशन। ठीक है, यहाँ पे भी एक बार रिवाइज करते हैं कि जो लिक्विड कंटेंट है आपका यहाँ पे वो वेपर में कन्वर्ट होना स्टार्ट होगा उसी टाइम पे जब यहाँ पे बहुत सारे पार्टिकल्स कलेक्ट हो जाएंगे वेपर के, तो उनका आपस में जब कोलिजन स्टार्ट होगा तो उस कोलिजन की वजह से वो फिर कंडेंस होना स्टार्ट हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? कंडेंस होना स्टार्ट हो जाएंगे। तो यहाँ पे रेट ऑफ कंडेंसेशन भी स्टार्ट हो जाएगा, रेट ऑफ कंडेंसेशन भी क्या हो जाएगा, स्टार्ट हो जाएगा। क्लियर है इतनी बात? अब आपको क्या ध्यान रखनी है कि इसके अंदर रेट ऑफ इवेपोरेशन यानी इवेपोरेशन भी होगा, जब पार्टिकल्स ज्यादा होंगे तो रेट ऑफ कंडेंसेशन भी होगा, यानी कि इसके बीच में क्या स्टेब्लिश हो जाएगा, इक्विलिब्रियम। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट टर्म यूज्ड हियर, इक्विलिब्रियम। और जिस टाइम पे इन दोनों फेज के बीच में जो वेपर और लिक्विड फेज है, जिस टाइम पे इक्विलिब्रियम स्टेब्लिश होगा, उस टाइम पे ये जो वोलाटाइल कंपोनेंट्स हैं जिनका वेपर बना है, ये वेपर्स जितना प्रेशर इस इक्विलिब्रियम की कंडीशन में एक्सर्ट करेंगे वही प्रेशर क्या कहलाएगा, वेपर प्रेशर कहलाएगा। समझ आ रही है बात? तो यहाँ पे हम इसको डिफाइन करना बहुत सिंपल हो गया अब कि रेट ऑफ इवेपोरेशन इक्वल्स टू रेट ऑफ कंडेंसेशन एट इक्विलिब्रियम एट अ गिवन टेम्परेचर इज नोन एज वेपर प्रेशर। ठीक है, ये नहीं कि टेम्परेचर भी वेरी करना है, एक फिक्स टेम्परेचर हम लेंगे और उस टेम्परेचर पे जिस टाइम पे ये रेट ऑफ इवेपोरेशन रेट ऑफ कंडेंसेशन के बराबर हो जाएगा, हम कहेंगे कि वहां पे जो वेपर्स होंगे उस इक्विलिब्रियम की कंडीशन में वो जितना प्रेशर लगाएंगे उस कंटेनर में, उस प्रेशर को हम कहेंगे वेपर प्रेशर। क्लियर है इतनी बात? अब हम इसको थोड़ा सा ग्राफ की हेल्प से समझने की कोशिश करते हैं कि ग्राफ की हेल्प से कैसे समझेंगे। बहुत इजी है, बहुत सिंपल है, समझिएगा जरा इस बात को। ठीक है, अगर हम यहां पे टाइम ले लेते हैं, ठीक है, यहां पे हमने टाइम ले लिया, ठीक है, यहां पे हमने वेपर प्रेशर का टर्म ले लिया। ठीक, आपका जो रेट
ऑफ कंडेंसेशन है और रेट ऑफ इवेपोरेशन है। ठीक है, जो भी आपके टर्म्स हैं इवेपोरेशन और कंडेंसेशन के। ठीक है, तो जैसे यहाँ पे रेट ऑफ इवेपोरेशन हो रहा है, एक तरीके इवेपोरेशन हो रहा है और रेट ऑफ कंडेंसेशन हो रहा है। ठीक है, टाइम के रिस्पेक्ट में हम देखते हैं। ठीक है, तो जिस टाइम पे उन दोनों का रेट, जो रेट ऑफ इवेपोरेशन और रेट ऑफ कंडेंसेशन, जिस टाइम पे उनके बीच में इक्विलिब्रियम स्टेब्लिश हो जाएगा, जहां पे दोनों का प्रेशर सेम हो जाएगा, उस टाइम पे हम देखेंगे कि जितना ये वेपर्स प्रेशर एक्सर्ट करेंगे उस प्रेशर को हम कहते हैं वेपर प्रेशर। तो आई थिंक अब आपको ये बात क्लियर हो गई होगी। ठीक है, तो इसके आगे हम डिस्कस करते हैं अब कि अब हमें क्या पढ़ना है। तो अब हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं, अब आप मेरी बात को समझिएगा कि जो ये आपका सपोज मान लीजिए आप अब सॉल्यूशन के लिए एप्लीकेबल करेंगे, अभी मैंने सिर्फ एक कंपोनेंट के लिए बताया है। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे मान लीजिए आपने सॉल्वेंट लिया ए, सॉल्वेंट क्या हो गया ए, ठीक, और इसके अंदर अब हमने कोई सॉल्यूट मिक्स कर दिया बी। ठीक, दो कंपोनेंट्स हो गए, सॉल्यूशन बन गया। अब सॉल्यूशन के केस में वेपर प्रेशर क्या होगा, बात वही होगी, बस अब दो कंपोनेंट्स है, हमें वेपर प्रेशर की कंडीशन किस टाइप के सॉल्यूशन के लिए पढ़ना है, बाइनरी सॉल्यूशन के लिए पढ़ना है। बाइनरी सॉल्यूशन का मतलब बाइनरी सॉल्यूशन हैज टू कंपोनेंट, सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। ठीक, तो यहां पे जरा देखते हैं कैसे करेंगे इस चीज को। यहाँ पे हमें करने के लिए क्या करना है, समझना है बेसिकली यहाँ पे कि यहाँ पे दो तरीके का प्रेशर होता है। ठीक है, समझना इस बात को कि किस तरीके का दो प्रेशर हम बात कर रहे हैं। एक तो जब आपका सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों अलग अलग होंगे, जब उनको मिक्स नहीं किया गया होगा, तो उस टाइम का उनका इंडिविजुअल प्रेशर, क्योंकि दोनों ही वोलाटाइल है तो दोनों का वेपर प्रेशर होगा। लेकिन जब हम उन दोनों को मिक्स कर देंगे, एक सॉल्यूशन बनेगा, तब उन दोनों का अलग अलग प्रेशर क्या होगा। तो हम यहां पे दिखाते हैं कि बिफोर मिक्सिंग जब हमने उन दोनों को नहीं मिक्स किया है, सेपरेट है, अलग अलग है, बिफोर मिक्सिंग द पार्शियल प्रेशर ऑफ components are represented as इंपॉर्टेंट चीज है, टर्म्स को समझना भी। ठीक है, तो बिफोर मिक्सिंग जब हमने सॉल्यूट और सॉल्वेंट को नहीं मिक्स किया है और दोनों कंपोनेंट सेपरेट है, तो उनका जो प्रेशर होगा उस प्रेशर को हम कहेंगे कि वो प्योर फॉर्म में है। किस फॉर्म में है, प्योर फॉर्म में है, क्योंकि वो आपस में अभी मिक्स नहीं हुए हैं। और जब किसी भी कंपोनेंट के प्रेशर को हम प्योर फॉर्म में मेजर करते हैं तो उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं सॉल्वेंट का प्रेशर, और ये इंडिकेट करेगा प्योर फॉर्म में, और सॉल्यूट का प्रेशर हो जाएगा प्योर फॉर्म में। इज इट क्लियर कि हमें इन टर्म्स को कैसे रिप्रेजेंट करना है, पार्शियल प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट इन प्योर फॉर्म, पार्शियल प्रेशर ऑफ सॉल्यूट इन प्योर फॉर्म। मेरी बात को सुनिएगा जरा ध्यान से, तभी आपको क्लियरिटी आएगी। अगर आप सोचेंगे कि सिर्फ देख लेंगे तो काम चल जाएगा, नहीं, यहाँ पे समझना बहुत जरूरी है। ठीक है, इसके बाद हमने जो टर्म लिया कि हम यहीं पे काम करते हैं आफ्टर मिक्सिंग, ये आप देख लो, लिख लो, नोट कर लो, जैसे भी करना है आपको। ठीक है, अब यहां पे हमने लिया आफ्टर मिक्सिंग। जब हम आफ्टर मिक्सिंग की बात करते हैं तो एक चीज हम यहाँ पे ध्यान रखते हैं कि अब जो कंपोनेंट्स हैं दे आर मिक्स्ड विद ईच अदर। जब वो दोनों आपस में मिक्स हो गए तब वो सॉल्यूशन बन गया, और उस सॉल्यूशन में उन दोनों कंपोनेंट्स का इंडिविजुअल प्रेशर कितना है उसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। तो हम यहाँ पे लिखेंगे आफ्टर मिक्सिंग द पार्शियल प्रेशर ऑफ कंपोनेंट्स आर रिप्रेजेंटेड एज इन सॉल्यूशन फॉर्म। सॉल्यूशन में जब वो चले गए तब उनका प्रेशर कैसे रिप्रेजेंट किया जाएगा, तो कुछ नहीं करना है, सिर्फ ये डॉट का साइन यहां से हटा देना है। यानी कि जब नॉर्मली पी एंड पीबी हम यूज करेंगे तो वो पार्शियल प्रेशर होगा सॉल्यूशन फेज में जब दोनों मिक्स है, और जब पी नॉट ए पी नॉट बी होगा तो दैट इज द पार्शियल प्रेशर बिफोर मिक्सिंग व्हेन दीज टू कंपोनेंट्स आर सेपरेटेड। इज इट क्लियर? तो इतनी बात जब आपको क्लियर हो गई
तो फिर हम आगे इसमें डिस्कस करेंगे फैक्टर्स अफेक्टिंग वेपर प्रेशर। कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो वेपर प्रेशर को अफेक्ट करते हैं। फैक्टर्स अफेक्टिंग वेपर प्रेशर। वेपर प्रेशर को अफेक्ट करने वाले कौन कौन से टर्म्स है। तो सबसे पहला नेचर ऑफ लिक्विड। नेचर ऑफ लिक्विड, ध्यान दीजिएगा इस चीज को, बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है और मेरी बात अगर आपको समझ आ गई तो सॉल्यूशन आपको इतना इजी लगेगा कि आपको लगेगा कि हर टर्म आपको समझ में आता है। कोई भी एक ऐसा मुश्किल से मुश्किल टर्म जो है वो आपको क्लियर एकदम अच्छे तरीके से हो जाएगा, कहीं पे भी मुश्किल नहीं आएगा। और एनसीईआरटी पूरी आपको एकदम से उसका वो निकल जाएगा। एनसीईआरटी देखने से लगेगा कि ये तो बहुत इजी, ये सारा टर्म हमें समझ में आता है, ठीक है। नहीं तो आप ऐसे खुद से पढ़ते रहेंगे, कंफ्यूज होते रहेंगे, कहीं समझ में नहीं आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हमने लिखा नेचर ऑफ लिक्विड। नेचर ऑफ लिक्विड इन द सेंस कि अगर अब हम यहाँ पे सेकंड सॉल्यूशन की बात को हटा लेते हैं, हम सिर्फ एक कंपोनेंट कोई सा भी सॉल्यूट या सॉल्वेंट जो भी लेना है, अभी हमने सॉल्वेंट यहाँ पे कोई भी ले लिया है, वाटर, इथाइल अल्कोहल, ईथर, एसीटोन, जो भी है हमारे पास वोलेटाइल कंपोनेंट, उसको हमने इस कंटेनर में ले लिया, ठीक है। मेरी बात को समझिए, अगर आपको किसी भी कंपोनेंट को वेपर में कन्वर्ट करना है तो वो जो मॉलिक्यूल्स होंगे, सपोज मान लो H2O के मॉलिक्यूल्स है, H2O मॉलिक्यूल, H2O मॉलिक्यूल, H2O मॉलिक्यूल, ठीक, ये आपस में किसी ना किसी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के थ्रू जुड़े होंगे। कोई ना कोई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन उन पार्टिकल्स के बीच में लगा होगा, जो इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो उन पार्टिकल्स को जोड़ता है, चाहे वो यहाँ पे अल्कोहल हो, ईथर हो, एसीटोन हो, कोई सा भी पार्टिकल हो, चाहे वो वोलाटाइल या नॉन वोलाटाइल कोई सा भी हो। तो अभी हम बात यहाँ पे वोलाटाइल की कर रहे हैं, तो वोलाटाइल जो कंपोनेंट है उनके बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगा है, जब ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन यहाँ से टूट जाएगा, टूटने के बाद तभी तो ये वेपर में कन्वर्ट होंगे। अभी तो ये लिक्विड फॉर्म में है, लिक्विड फॉर्म में उनके बीच में इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होगा, लेकिन जब हम उनको ब्रेक डाउन करेंगे तो वो फ्री होंगे और फ्री होके ही किसमें कन्वर्ट होंगे, वेपर में कन्वर्ट होंगे। तो फिर यहाँ पे हम देखते हैं कि उन पार्टिकल्स के बीच में लगने वाला फोर्स ऑफ अट्रैक्शन पहला एक रीजन हो जाएगा कि वही डिपेंड करेगा कि वो वेपर में कन्वर्ट ज्यादा होगा या कम होगा, ठीक है। तो नेचर ऑफ लिक्विड में यही है कि इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, जितना वीक इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा, जितना वीक इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा, उतना ज्यादा उसका वेपर प्रेशर होगा। जितना ज्यादा इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, उतना कम उसका वेपर प्रेशर। ये बात आपको समझ में आ रही है। ज्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगेगा, पार्टिकल्स के बीच के इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ब्रेक नहीं होंगे, तो उसका वेपर प्रेशर कम होगा, वेपर ही नहीं बनेगा यहाँ पे, तो वेपर प्रेशर किसका जनरेट होगा। क्लियर है इतनी बात। अब जरा हम देखते हैं और कौन कौन से फैक्टर्स, एग्जांपल्स कुछ कर लेते हैं। जैसे मान लीजिए मैंने आपको 2-3 एग्जांपल्स दिए यहाँ पे। एक हमने सपोज ले लिया एसीटोन, सिंपल सा एग्जांपल, फिर हमने लिया इथाइल अल्कोहल, इथाइल अल्कोहल, और एक हम वाटर ले लेते क्योंकि वाटर हमारा यूनिवर्सल सॉल्वेंट है, इसी का हमें हमेशा यूज करना पड़ता है, ठीक है। अब अगर मैंने आपसे पूछा कि इन लिक्विड कंटेंट्स में से एसीटोन, इथाइल अल्कोहल एंड वाटर, विच वन हैज हायर वेपर प्रेशर, तो सबसे पहले आपका ध्यान इस बात पे जाना चाहिए कि इन लिक्विड कंटेंट्स का नेचर क्या है और इनके बीच में लगने वाला फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कैसा होगा, ठीक है। एसीटोन, इथाइल अल्कोहल और वाटर और इथाइल अल्कोहल में हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो होती है वो सिग्निफिकेंस होती है, क्योंकि इन दोनों के केस में ऑक्सीजन से हाइड्रोजन डायरेक्टली जुड़ा होता है, ठीक है। यहाँ पे भी H2O बनाएंगे आप ऐसे, तो ऑक्सीजन से हाइड्रोजन जुड़ा होता है, ठीक है। लेकिन जब आप एसीटोन बनाएंगे तो हाइड्रोजन तो होता है लेकिन वो ऑक्सीजन से नहीं जुड़ा होता है, ठीक है। तो इनके आपस के जो इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होंगे वो उतने स्ट्रॉन्ग नहीं होंगे जितने कि इन दोनों के बीच में होंगे, क्योंकि इनके मॉलिक्यूल्स के बीच में क्या लगेगा, इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगेगा और इनके हाइड्रोजन बॉन्डिंग, स्ट्रॉन्गर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी, जबकि इनके
पार्टिकल्स के बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होगी, ठीक है। तो इस वजह से हाइड्रोजन बॉन्डिंग स्ट्रॉन्गर होगी और वाटर में हाइड्रोजन बॉन्डिंग की कैपेसिटी इथाइल अल्कोहल से ज्यादा होती है, क्योंकि वहां पे कोई हिंड्रेंस नहीं होता है C2H5 जैसा। इस वजह से सबसे ज्यादा हाइड्रोजन बॉन्डिंग यहाँ पे। तो जब हाइड्रोजन बॉन्डिंग ज्यादा होगी तो इनके बीच के इंटरेक्शंस स्ट्रॉन्गर होंगे, इस वजह से इसका जो वेपर प्रेशर होगा वो सबसे कम होगा। और जब सबसे कम होगा तो कुछ इस तरीके का ऑर्डर होगा, हाइड्रोजन बॉन्डिंग स्ट्रॉन्गर इसके कंपैरिजन में, और इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग स्ट्रॉन्गर इन कंपैरिजन टू एसीटोन। और जिसमें जितना ज्यादा स्ट्रॉन्गर हाइड्रोजन बॉन्डिंग या इंटरेक्शंस होंगे उसका वेपर प्रेशर उतना ही कम होगा। तो उसका बॉइलिंग पॉइंट क्या होना चाहिए, उसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होना चाहिए। समझ आ रही है बात? तो इतनी बात आपको नेचर ऑफ लिक्विड में करनी है, ठीक है। इसके बाद सेकेंड पॉइंट हम देखते हैं, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर का मतलब आप एज यूजुअली समझ सकते हैं कि जब आप किसी भी लिक्विड कंटेंट को हीट करना स्टार्ट करेंगे, हीट करना शुरू कर दिया आपने, पानी को उबालना शुरू कर दिया आपने, तो जो उस वाटर मॉलिक्यूल्स के बीच के इंटरेक्शंस होंगे दे स्टार्ट ब्रोकन। जब वो टूटना शुरू होंगे तो ये उतने ही जल्दी जल्दी किस में कन्वर्ट होंगे, वेपर में कन्वर्ट होंगे। तो उसका वेपर प्रेशर क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। यानी कि ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर, ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर वेपर प्रेशर इंक्रीजेस, ठीक है। तो जो इसकी मैथमेटिकल कैलकुलेशन है वो एक इक्वेशन के बेसिस पे की जाती है, जिसको मैं यहाँ पे लिख देता हूं, आप नोट कर लीजिए। वो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, वो आपके बोर्ड एग्जाम में नहीं आएगा, जिसको हम कहते हैं क्लाउसियस क्लैपियरोन इक्वेशन। क्लाउसियस क्लैपियरोन इक्वेशन, उसका एक फॉर्मूला होता है log P2 over P1 equals to enthalpy of vaporization over 2.303, ठीक है, T2 minus T1 over T2 T1, ठीक है। तो ये आपका एक फॉर्मूला होता है, जिस फॉर्मूले के बेसिस पे हम इस इक्वेशन को एक्सप्लेन करते हैं, ठीक है। यहाँ पे कैपिटल R भी होगा आपका, ठीक। अब जरा ध्यान से समझ लीजिए, इसमें क्या है, ये पार्शियल प्रेशर है कंपोनेंट्स पे। जब आप सॉल्यूशन फेज में लेंगे तो P2 P1 पार्शियल प्रेशर हो जाएगा आपका, T2 T1 टेम्परेचर, T2 इज ऑलवेज ग्रेटर देन T1, T2 इज ग्रेटर देन T1, R गैस कांस्टेंट, इंथैल्पी ऑफ वेपोराइजेशन ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है। तो इस इक्वेशन का ज्यादा कोई यूज नहीं होगा आपके 12th क्लास में, इसलिए हम इस पे ज्यादा कोई डिस्कशन नहीं कर रहे। बस आपको पता होना चाहिए कि अगर हमें किसी सॉल्यूशन के अंदर वेपर प्रेशर में इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर फाइंड आउट करना है, कैलकुलेट करना है या देखना है कि कैसा इफेक्ट होगा, तो हम क्लाउसियस कैलिब्रोन इक्वेशन का यूज करके उसमें यूज कर सकते हैं, ठीक है। इतनी बात क्लियर है, फैक्टर्स क्लियर हो गए। अब हमारी बात जरा ध्यान से सुनिए, इसके बाद हमें क्या पढ़ना है। इसके बाद हमें पढ़ना है वेपर प्रेशर इन लिक्विड, वेपर प्रेशर इन लिक्विड, यानी कि वहां पे आपका जो सॉल्यूट होगा वो भी लिक्विड होगा B, और जो आपका सॉल्वेंट होगा वो भी लिक्विड होगा यानी कि A। इफ बोथ कंपोनेंट्स आर लिक्विड, सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट, तो फिर उसका वेपर प्रेशर हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, उसके लिए क्या रिलेशन होगा और क्या चीजें वहां पे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाली है, इसके बारे में हम यहाँ पे समझने वाले हैं, ठीक है। तो मेरी बात को जरा ध्यान से समझिए, इसमें हम क्या करने वाले हैं। यहाँ पे भी हम वैसे ही कंडीशंस लेंगे, एराइज करेंगे, जैसे कि हमने यहाँ पे लिखा, कोई लिक्विड कंटेंट लिया, इसके अंदर हमें कोई लिक्विड कंटेंट ही क्या करना है, मिक्स करना है, ठीक।
सॉल्यूट आपका लिक्विड, सॉल्वेंट भी आपका लिक्विड। और एक बात का ध्यान रखेंगे हम कि ये लिक्विड जो कंटेंट्स होंगे दोनों ही क्या होने चाहिए, वोलेटाइल होने चाहिए। क्लियर है इतनी बात। तो इस टाइप के जो लिक्विड लिक्विड का जो वेपर प्रेशर है, जो इनका रिलेशन है, उसको सबसे पहले एक साइंटिस्ट ने फाइंड आउट करा था, जिसको हम कहते हैं FM राउल्ट्स, फ्रैंकोइस मार्ट्स राउल्ट्स। ठीक। तो इस टाइप के जो कॉम्बिनेशंस थे लिक्विड इन लिक्विड की स्टडी FM राउल्ट्स ने की थी, और उसी के बेसिस पे हम समझने की कोशिश करेंगे कि किस तरीके से लिक्विड और लिक्विड की जो वेपर प्रेशर है सॉल्यूशन फेज में, उसको हम क्या रिलेशन कैसे फाइंड आउट करते हैं। ठीक। तो समझिएगा जरा यहाँ पे ध्यान से एक चीज, इन्होंने बोला, एक स्टेटमेंट दिया कि द वेपर प्रेशर या जो आपका प्रेशर होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट्स, जो कि क्या होंगे, वोलाटाइल होंगे। जैसे हम पढ़ते हैं यहाँ पे P इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू काई, जैसे हमने हेनरीज लॉ में पढ़ा था। हेनरीज लॉ का ही एक मॉडिफिकेशन है राउल्ट्स लॉ। तो राउल्ट्स लॉ भी वही बात रिपीट करते हैं यहाँ पे कि जो पार्शियल प्रेशर होता है, जो भी आपका कंपोनेंट है, चाहे वो सॉल्यूट है या सॉल्वेंट है, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है मोल फ्रैक्शन के। ठीक। तो जब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है मोल फ्रैक्शन के, तो फिर इन्होंने इस चीज को थोड़ा सा एक्सपेंड किया और इन्होंने लिखा इस चीज को इस तरीके से काइंड। अब मैं इस चीज को एक्सप्लेन करता हूं कि इसका एक्चुअली मीनिंग क्या है। अगर आपसे राउल्ट्स लॉ का स्टेटमेंट पूछा गया तो आप कहेंगे कि अकॉर्डिंग टू राउल्ट्स लॉ द पार्शियल प्रेशर of the volatile component is directly proportional to mole fraction of the component at a given temperature. ठीक है। According to Raoult's law, the partial pressure of the volatile component is directly proportional to mole fraction of the component at a given temperature. Is it clear? तो ये स्टेटमेंट बहुत सिंपल सा है, और उसी को हम यहाँ पे इस तरीके से लिखते हैं कि इस प्रोपोर्शनलिटी की जगह हमने पी टर्म क्या यूज करना है। ठीक है। तो देखिए पी टर्म हमने क्या यूज किया यहाँ पे। अगर हम सॉल्वेंट के लिए लिखते हैं फॉर सॉल्वेंट, क्या लिखेंगे हम यहाँ पे, फॉर सॉल्वेंट। तो सॉल्वेंट के लिए हम कैपिटल ए यूज करते हैं। ठीक है। यहाँ पे भी यूज करेंगे, यहाँ पे भी यूज करेंगे। ठीक। अब क्या है, ये जो टर्म है ये उस कंपोनेंट का पार्शियल प्रेशर होता है जब वो प्योर फॉर्म में होता है, और ये जो पार्शियल प्रेशर है जब वो मिक्स हो गया होता है। इसीलिए मैंने बोला था कि आप इस बात को जरूर दिमाग में रखिएगा कि आफ्टर मिक्सिंग क्या प्रेशर रिप्रेजेंट होगा और बिफोर मिक्सिंग प्रेशर को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। तो जब नॉट का साइन लगा हो तो प्योर फॉर्म में, और जब नहीं लगा हो तो इम्प्योर फॉर्म में, यानी कि वो सॉल्यूशन में मिक्स हो चुका है, वो डिसॉल्व हो चुका है। ठीक। इसी तरीके से हम यहाँ पे एक रिलेशन और लिखेंगे फॉर सॉल्यूट, और फॉर सॉल्यूट के लिए क्या लिख देंगे, अब आप खुद लिख सकते हो, PB इक्वल्स टू PB नॉट काई बी। मोल फ्रैक्शन आफ्टर मिक्सिंग, सॉरी पार्शियल प्रेशर आफ्टर मिक्सिंग, पार्शियल प्रेशर इन प्योर फॉर्म और बिफोर मिक्सिंग, एंड मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। दैट इज द रिलेशन फॉर सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट अकॉर्डिंग टू राउल्ट्स लॉ। इज इट क्लियर? आगे कंटिन्यू करते हैं इसी चीज को। हम इसमें एक चीज अब यहां पे करेंगे, एक आपने रूल पढ़ा होगा, डॉल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर। डॉल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर, डॉल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर। इनका कहना ये होता है कि जब हम एक कंटेनर के अंदर, जैसे ये कंटेनर है, इसमें हमने सॉल्वेंट और सॉल्यूट मिक्स कर दिया तो दो कंपोनेंट्स हो गए। तो इनका कहना ये है कि जब एक कंटेनर के अंदर दो कंपोनेंट्स मिक्स किए जाते हैं तो उस कंटेनर का जो टोटल प्रेशर होता है वो दोनों कंपोनेंट्स के इंडिविजुअल प्रेशर का सम होता है। ठीक है। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं P टोटल इक्वल्स टू, क्या लिख सकते हैं, P टोटल इक्वल्स टू पार्शियल प्रेशर ऑफ A प्लस पार्शियल प्रेशर ऑफ B, partial pressure of A plus partial pressure of B. Is it clear?
अब हम क्या कर सकते हैं, समझिए इस चीज को। Pt इक्वल्स टू पी नॉट ए काई ए प्लस पी बी नॉट काई बी। लिख सकते हैं नहीं लिख सकते, बिल्कुल लिख सकते हैं। इसके बाद सिंप्लीफाई कर सकते हैं हम यहाँ पे 1 माइनस काई बी, बिकॉज यू नो दैट काई ए प्लस काई बी इक्वल्स टू 1। तो जब हमें काई ए यूज करना होगा तो हम लिख सकते हैं यहाँ पे 1 माइनस काई बी, ठीक है। तो यहाँ पे हमने लिख लिया प्लस पी बी नॉट काई बी, पी ए नॉट पी टी इक्वल्स टू माइनस पी नॉट ए काई बी प्लस पी बी नॉट काई बी। कुछ कॉमन हम कर सकते हैं इनमें से, काई भी कॉमन कर सकते हैं, ठीक है। तो पी नॉट ए प्लस का साइन ले लीजिए, काई भी कॉमन कर लीजिए और लिख दीजिए पी बी नॉट माइनस पी ए नॉट। तो ये एक इक्वेशन आपकी बन जाएगी। आप चाहे तो इसको कई तरीके से सिंप्लीफाई कर सकते हैं। आप चाहे तो यहाँ पे 1 माइनस काई ए भी यूज कर सकते हैं, तब भी ये सिंप्लीफाई होगा। फिलहाल अभी आप इस तरीके से इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं कि पी टोटल इक्वल्स टू पार्शियल प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट प्लस काई बी इंटू पार्शियल प्रेशर ऑफ सॉल्यूट माइनस पार्शियल प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट, ठीक है। ये जो आपको कराया जा रहा है ये आगे भी यूज होने वाले हैं, इसलिए बड़े ध्यान से समझ लीजिए। कहीं पे डाउट है तो इसको पॉज करके एक बार देखिए कि क्या हमने लिखा है यहाँ पे, ठीक है। तो ये तो एक इक्वेशन बन गई, ठीक है। और इसी के थ्रू हमें चीजों को और एक्सप्लेन करना है, ठीक। अभी हम थोड़ा सा यहाँ पे ग्राफ डिस्कस करेंगे राउल्ट्स लॉ के बेसिस पे कि ग्राफ किस तरीके से हम बनाते हैं, ठीक है। और रिलेशन देखेंगे डाल्टन्स लॉ और राउल्ट्स लॉ के बीच में, ठीक। तो चलिए हम थोड़ा सा डिस्कस करते हैं, ग्राफ के बारे में पढ़ते हैं। राउल्ट्स लॉ के बेसिस पे हम ग्राफ कैसे बनाएंगे, ठीक है। तो ये इतनी बात क्लियर है सबको। ये टर्म हम यहीं पे रहने देते हैं क्योंकि इसका हमें यूज करना है, यूज हमें इसका करना है। पी ए इक्वल्स टू पी ए नॉट काई बी, सॉरी काई ए, और पी बी इक्वल्स टू पी बी नॉट काई बी, ठीक। अब ग्राफ कैसे, ग्राफ तो बड़ा आराम से आपको समझ आ सकता है। आपको स्टार्टिंग में भी एक ग्राफ मैंने हेनरीज लॉ में भी पढ़ाया था कि अगर हम प्रेशर वर्सेस मोल फ्रैक्शन का ग्राफ बनाते हैं तो आप रिलेशन ही जो देखते हैं वो रिलेशन इनका यही है कि द पार्शियल प्रेशर ऑफ द कंपोनेंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन। तो यहाँ पे प्रेशर रिलेट करता है आपका काई से, वर्सेस काई के ग्राफ बनाना है तो काई की वैल्यू जब बढ़ेगी तो प्रेशर भी बढ़ेगा, यानी कि एक स्ट्रेट लाइन हमें देखने को मिलेगी, ठीक है। तो ये एक सिंपल सा ग्राफ है। हमें इसका थोड़ा सा एक ग्राफ पढ़ना है, जो ध्यान से समझिएगा उसको। पहले हमने यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ करी ग्राफ के लिए। यहाँ पे हमने लिया प्रेशर और यहाँ पे हमने लिया मोल फ्रैक्शन। इंपॉर्टेंट है ये ग्राफ, आगे भी आपको देखने को यूज करने को मिलेगा, ठीक है। हमने मोल फ्रैक्शन यहाँ पे लिया काई ए इक्वल्स टू 1 और काई बी इक्वल्स टू 0, ठीक। जो हमारे पास रिलेशन है, रिलेशन भी जरूरी है, पी ए नॉट काई ए पी बी इक्वल्स टू पी बी नॉट काई बी, ठीक। अगर हम पहले काई ए इक्वल्स टू 1 मानते हैं, मोल फ्रैक्शन यहाँ पे हम 1 मानते हैं, ठीक है। तो उस टाइम पे जो पार्शियल प्रेशर होगा वो पी ए नॉट के बराबर होगा और वो मैक्सिमम होगा, क्योंकि काई ए की वैल्यू जो मैक्सिमम होगी वो 1 होगी। 1 से ज्यादा हो ही नहीं सकती। किसी भी कंपोनेंट का जो मोल फ्रैक्शन होता है वो 1 से ज्यादा हो ही नहीं सकता, तो वो मैक्सिमम होगा 1 होगा, ठीक है। तो अगर हम मान लेते कि हमने यहाँ पे 1 रखा तो जो पार्शियल प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट है वो मैक्सिमम था। यहाँ पे सपोज हमने मान लिया कि ये आपका सॉल्वेंट का प्योर फॉर्म में प्रेशर है, ठीक। जब हम इधर की साइड में बढ़ रहे तो मोल फ्रैक्शन काई ए का हम डिक्रीज करते करते पहुंच गए 0 पे, ठीक है।
तो इसका एक सीधा सा मतलब है कि इसका जो प्रेशर होगा वो डिक्रीज होगा, डिक्रीज होते 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 यहां हो गया। जब काई ए यहाँ पे 0, तो जो ये स्लोप होगा पीए जो होगा वो 0 हो जाएगा, और जब काई ए 1 होगा तो उसका जो प्रेशर होगा वो मैक्सिमम होगा। तो हम यहाँ पे इसको लिख लिए पीए। ठीक, इसी तरीके से हम इस ग्राफ को अगर रिवर्स मानते हैं, काई बी इक्वल्स टू 1 यहां पे हमने लिया। ठीक, तो अगर हम मान लेते हैं कि यहाँ पे एक पॉइंट है, जब काई भी आप लेंगे तो ये 1 मैक्सिमम, और मैक्सिमम यहाँ पे हो गया आपका पीबी नॉट। ठीक है, जब काई बी की वैल्यू 0 की तरफ शिफ्ट होगी, देखिए यहाँ पे काई बी 1 है, डिक्रीज होते होते वो काई बी किस पे आया, 0 पे, तो यहाँ पे वैल्यू क्या होगी, डिक्रीज होगी, और जब डिक्रीज होते होते यहाँ पे आएगी तो काई बी 0, और जब काई बी 0 तो उसका प्रेशर भी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। क्लियर है इतनी बात? तो फिर हम क्या करते हैं कि जो ये रिलेशन दोनों ग्राफ, इसी से आपको जोड़ देना है, दोनों को एक तरफ से पीए का लाना है और एक तरफ से पीबी का, दोनों को लेके इंक्लूड कर दोगे तो ये आपका ग्राफ बन जाएगा। ठीक है, प्रेजेंस ऑफ माइंड थोड़ा सा यूज करना है। और ये जो आपका स्लोप आ गया ये हो गया पीबी का, हम इसको एक स्ट्रेट लाइन से जोड़ देते हैं, और जो हमने डॉल्टन्स लॉ लिखा था पी टी इक्वल्स टू पी ए प्लस पीबी यहाँ पे लिख देते हैं। इन दोनों का जो पार्शियल प्रेशर होगा इनका टोटल प्रेशर के बराबर होगा डॉल्टन्स लॉ के अकॉर्डिंग, और इसी को हम कहते हैं राउल्ट्स लॉ का ग्राफ। ठीक है, तो ये राउल्ट्स लॉ का ग्राफ है जिसमें सॉल्यूट और सॉल्वेंट का कंपैरिजन करके दिखाया गया है कि हम किस तरीके से इसमें कंपैरिजन कर सकते हैं। किधर की साइड में हम मूव करेंगे तो प्रेशर डिक्रीज होगा, किधर मूव करेंगे इंक्रीज होगा, मोल फ्रैक्शन से रिलेट करके। क्लियर है इतनी बात? तो आप इसको एक बार देख लीजिए, ड्रॉ कर लीजिए, अच्छे से तरीके से समझ लीजिए। ठीक है, इसके बाद हमें एक रिलेशन पढ़ना है, और वो रिलेशन है आपका रिलेशन बिटवीन डॉल्टन्स लॉ एंड राउल्ट्स लॉ। एक चीज और राउल्ट्स लॉ के बारे में बता देता हूं मैं कि राउल्ट्स लॉ जो है आपका राउल्ट्स लॉ is applicable only for volatile component। ये हम नहीं भी बताते तब भी आपके दिमाग में ये बात आनी चाहिए थी। ठीक है, कि ये कंडीशन होती है राउल्ट्स लॉ के लिए कि कंपोनेंट्स मस्ट बी वोलाटाइल। अगर नॉन वोलाटाइल कंपोनेंट है तो वहां पर राउल्ट्स लॉ का कोई भी रोल नहीं होगा। ठीक है, रिलेशन बिटवीन राउल्ट्स लॉ एंड डॉल्टन्स लॉ। ठीक, तो जब आप राउल्ट्स लॉ को कंपेयर करना चाहते हैं डॉल्टन्स लॉ से, तो किस तरीके से कंपेयर करेंगे जरा समझिए इस बात को। यहाँ पे हम कंपैरिजन करते हैं, यहाँ पे जैसे मान लीजिए हम मोल फ्रैक्शन दो कंपोनेंट्स का मान लेते हैं YA एंड YB। ठीक है, इसके पहले हमने क्या मान रखा था, कंपोनेंट्स का प्रेशर जो मान रखा था, हमने मान रखा था आपका काई ए एंड काई बी। ठीक है, यहाँ पे हमने जो मान रखा है वो है आपका YA एंड YB। ठीक, तो इनके अकॉर्डिंग जो मोल फ्रैक्शन जो टर्म हम यूज करते हैं वो प्रेशर इज इक्वल्स टू होता है आपका YA इंटू पी टोटल। ठीक, और फिर दूसरा हम ले लेंगे यहाँ पे प्रेशर इज इक्वल्स टू YA YB। ठीक है, पी टोटल। और जो आपका राउल्ट्स लॉ है, राउल्ट्स लॉ हो जाएगा आपका PA इक्वल्स टू पार्शियल प्रेशर इन प्योर फॉर्म काई ए, और PB इक्वल्स टू PB नॉट काई बी। ठीक, इक्वेशन नंबर 1 2 3 4। हमें कुछ नहीं करना, हमें इन इक्वेशंस को कंपेयर करना है। जब आप कंपेयर कर देंगे तो आपको एक रिलेशन पता चल जाएगा कि क्या रिलेशन फाइंड आउट होने वाला है।
अगर हम यहाँ पे इक्वेशन फर्स्ट और थर्ड को कंपेयर करते हैं, इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन थर्ड, तो हम लिखते हैं यहाँ पे बाई ए टोटल पीटी इक्वल्स टू, लिख सकते हैं हम पी ए नॉट का ये लिख सकते हैं। तो फिर हमें यहाँ पे एक रिलेशन मिल जाएगा आपका पी ए नॉट काई ए ओवर पी टी, या यहाँ पे हम पी टोटल जब निकालना चाहते हैं तो पी टी इक्वल्स टू हम लिख लेते हैं यहाँ पे वाई ए, ठीक। और ये जो टर्म है आपका वो क्या हो जाएगा, पी टोटल इक्वल्स टू ये हो जाएगा पी ए ओवर वाई ए, यानी कि पार्शियल प्रेशर इज इक्वल्स टू पी टी इंटू वाई ए, ठीक है। इतनी बात नोट कर लीजिए एक सेकेंड। ठीक है, हो गया। इसके बाद हमें बस थोड़ा सा इसी में सेकंड कंपोनेंट के लिए लिख देना है, पीबी के लिए लिख देना है, तो वो आप खुद लिख सकते हैं। इन दोनों इक्वेशंस को कंपेयर करके लिख दीजिए। जैसे मान लीजिए आपने कंपेयर करा वाई बी पी टी इक्वल्स टू आपका हो जाएगा यहाँ पे पी बी नॉट और काई बी, ठीक। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रिलेशन है, ठीक है, ध्यान रखिएगा इस चीज को। तो हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, जैसे वहां पे हमने करा पी टी इक्वल्स टू पी बी नॉट काई बी ओवर वाई बी, और ये जो टर्म है ये पी बी हो जाएगा आपका, क्योंकि अभी अभी पढ़ा है आपने पी टी, ठीक है। तो पी बी इक्वल्स टू वाई बी इंटू पी टी, तो दिस इज द रिलेशन। अब ये एप्लीकेबल हमें कब करना होता है, जब हमें किसी गैस का कंपोजिशन, किसी लिक्विड कंटेंट का कंपोजिशन वेपर फेज में कैलकुलेट करना होता है। वेपर फेज में कंपोजिशन ऑफ कंपोनेंट्स, कंपोजिशन ऑफ कंपोनेंट्स इन वेपर फेज एट इक्विलिब्रियम, ठीक। अगर मान लीजिए सॉल्यूट और सॉल्वेंट आपने मिक्स किया है, तो वेपर फेज में, वेपर फेज जब उनका वेपर बन गया है, तो उस टाइम पे जब इक्विलिब्रियम स्टेब्लिश हुई है, तो वेपर फेज में क्या कंपोजिशन है उन कंपोनेंट्स का, सॉल्यूट और सॉल्वेंट का, उनके कंटेंट को, उनके अमाउंट को फाइंड आउट करने के लिए हम इस रिलेशन का यूज करते हैं। अगर सॉल्वेंट का है तो इससे करेंगे और सॉल्यूट का है तो इससे करेंगे। इज इट क्लियर? तो आज की क्लास में हमने पढ़ा लिक्विड इन लिक्विड, ठीक है, जिसमें हमने राउल्ट्स लॉ के बारे में पढ़ा, उसके ग्राफ को पढ़ा, उसकी कंडीशंस को पढ़ा, और अब हमने उसके रिलेशन पढ़ा है राउल्ट्स लॉ वर्सेस डाल्टन्स लॉ, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में हम इसमें पढ़ेंगे सॉलिड इन लिक्विड। ओके, तो आज की क्लास में बस इतना ही। ओके।